Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on Medieval Indian History. Medieval Indian History के complete course में आप सभी का स्वागत है. Today we are going to discuss chapter number 3, India under the Delhi Sultanate. आज इस तीसरे चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर में भारत में प्रशासन कैसे होता था, इकोनॉमी कैसे होती थी, सोशल लाइफ कैसी होती थी और भी कई चीजें हम देखेंगे. दिस इज अबाउट मी. आई एम अभिजीत सिंह अरोरा. So these are the subtopics that we are going to cover in this video. We are going to look at the administration under the Delhi Sultanate. We'll also look at the economic condition. We'll also look at the social life. We'll also look at some of the prominent art and architecture of the Delhi Sultanate. And then we'll also look at the literature or the literary developments which happened under the Delhi Sultanate. इस दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसे होता था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सामाजिक जो लोगों की दिनचर्या थी, लाइफ थी, वो कैसी थी, कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुछ मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स किस तरीके से डिजाइन की गई, बनाई गई, उसको हम थोड़ा बहुत देखेंगे. और लेखन से संबंधित क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इन सब चीजों को भी हम देखेंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. सो obviously when we talk about the administration, it is quite obvious that under the Delhi Sultanate it had led to a very powerful and efficient administrative system. दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट या इसके बनने के बाद ही एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत एक प्रशासन का सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता था. एंड एज वी कैन सी ओवर हियर, ये जो दिल्ली के सुल्तान्स थे जिनके बात हम लोगों ने पिछले वीडियोस में की थी, उनकी अथॉरिटी या पावर कहीं ना कहीं साउथ या डेक्कन में मदुराई तक पहुंच गई थी. सो एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर दैट द अथॉरिटी हैड ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स जेनिथ during the time of Delhi Sultans, because the authority had reached as much as far south up till Madurai. Obviously, it is quite obvious, ये रियलिटी है कि जब दिल्ली सल्तनत के हम अंत की बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने सैयद लोदीज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ने की कोशिश की थी, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टूटने लग जाता है. लेकिन उसके बाद भी उस जो दिल्ली सल्तनत का जो इम्पैक्ट था वो उसकी प्रोविंसेस पर तब भी था. So what I am trying to tell over here is, even though in the later stages we saw that Delhi Sultanate started disintegrating, even after that the impact of the administration of Delhi Sultanate was prevalent in the provincial kingdoms, and such impact had played a significant role even in the Mughal system of administration. अब जो इनकी प्रोविंसेस पर जो भी दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका असर हमको मुगल सिस्टम तक भी देखने के लिए मिलेगा. एंड दिस इज क्वाइट प्रोमिनेंट दैट द दिल्ली सल्तनत वाज एन इस्लामिक स्टेट. उनका धर्म इस्लाम था. एंड जो सुल्तान्स जो भी शासन किया करते थे, द सुल्तान्स who used to rule, they used to consider themselves as an representatives of the खलीफा. जो भी खलीफा थे अब्बासिड्स, और ये बातें जो हम लोगों ने पहले वीडियो में की थी उमाइद्स और अब्बासिड्स की, तो ये उनके अपने आप को नुमाइंदे कहते थे सुल्तान्स, कि उनके बिहाफ पर ये शासन कर रहे हैं. ऑन देयर बिहाफ दे वेयर रूलिंग द कंट्री. ऑलराइट. एंड इट इज ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट, ये भी हमने देखा दैट इनके जो सिक्के होते थे, उनके हम इंस्क्रिप्शन यानी कॉइन्स के भी हम लोग टेक्स्ट को देखें, या फिर इनकी जो प्रेयर्स होती थी जिसको खुतबा भी हम कहते हैं, उसमें भी ये लोग खलीफा का नाम जरूर लेते थे. सो दैट मीन्स दे नेवर इग्नोर्ड देमसेल्व्स दैट दे वेर रूलिंग अंडर द खलीफा. वो खलीफा के अंडर में ही अपने आप को मानते थे. एंड if you guys remember, even when I talked about Balban
initially, that time I told you guys that he used to call himself the shadow of God. बलबन अपने आप को भगवान की एक परछाई या शैडो कहता था, बट इवन आफ्टर दैट ही यूज टू प्रैक्टिस यूजिंग द नेम ऑफ खलीफा इन द प्रेयर्स, दैट इज इन द कुतबा एज वेल एज इन क्वाइंस के इंस्क्रिप्शंस में भी वो खलीफा का नाम जरूर मेंशन करते थे. एंड if I talk about Iltutmish, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq, they even obtained Mansoor, or Mansoor means official letter from the Khalifa, जिससे उनको लीगल रूलर या ओनली सोल रूलर या सुल्तान मान लिया गया था भारत का. आपको याद होगा इल्तुतमिश के समय में मैंने बताया था कि उनको मंसूर प्राप्त होता है खलीफा से. इफ यू गाइज रिमेंबर ड्यूरिंग द इल्तुतमिश टाइम आई टोल्ड यू गाइज दैट ही रिसीव्ड अ मंसूर or permission letter from the Khalifa. So this made him the official ruler of India at that time. All right. Now, if I talk about this general administration, over here, the office of Sultan, this was the most important office or the highest office in this administrative system. Now, he was the ultimate authority. He was the head of military, legal, as well as all the पॉलिटिकल एक्टिविटीज दैट वे टेकिंग प्लेस. जितनी भी सेना से संबंधित जितनी भी लीगल चीजें हो रही थी, कानूनी या जितनी भी राजनीतिक चीजें थी, उन सब की सुप्रीम अथॉरिटी सुल्तान ही होते थे. एंड इफ यू गाइज रिमेंबर दैट टाइम देयर वाज नो clear law of succession. That means hereditary posts were not very clearly defined. That means all the sons had equal claim to the throne. सो जनरली उसमें से या तो कोई जो सबसे बड़ा भाई हो, जनरली द एल्डर मोस्ट सन और द मोस्ट सुटेबल वन वाज मेड द नेक्स्ट सुल्तान. And if you guys remember, when we were talking about Iltutmish in the previous videos, he even nominated his daughter Razia, even in preference to his sons. अपने बेटों की बजाय इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट कर दिया था सुल्तान के पद पर. इफ यू गाइज रिमेंबर दैट. लेकिन कोई भी नॉमिनेट हो या कोई भी सक्सेशन में आएगा, इट had to be accepted by the nobles, नहीं तो फिर nobles rebel करना शुरू कर देते थे. So even any such successions or nominations come, it was generally had to be accepted by the nobles, or else nobles generally used to rebel. All right. And even ulemas who had great knowledge about the religion, they also used to play a crucial role in deciding who will be the next succession to the throne. तो जो उलेमास थे जिनको धर्म की काफी जानकारी थी, वो भी एक अहम भूमिका निभाते थे कि अगला जो भी वारिस होगा कौन राजगद्दी पर विराजमान होगा. And moreover, it's rightly mentioned that the military superiority was the main factor. जिसकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, वो युद्ध लड़के सामने वाले को हरा देगा. एंड दिस विल रिमेन अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग who will be the next succession. Next succession में कौन आएगा. Now, after looking at the general administration, now let us have a look at the central government. Central government के बारे में हम देखते हैं. Now, there were various departments and officials who used to assist the sultan. कई departments थे, कई officials थे जो administration में सुल्तान की मदद करते थे. Now, the most powerful post below Sultan was of Naib. Naib was the second most important post in this administration after Sultan. सुल्तान की ही तरह प्रैक्टिकली नायब को लगभग सारी पावर्स दी हुई थी, एंड ही वाज जनरली हैविंग द कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट्स. तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, दैट यू कैन कंपेयर सुल्तान with president and you guys can compare naib with PM. Generally now there will be some people who will also say कि नहीं वजीर को भी तो PM बोल सकते हैं. Yes, that is also fine. But over here if we look in the दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में देखें तो जो वजीर होता था, एक अगेन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, ही वॉज द हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट विच वॉज नॉन एज दीवानी विजारत. होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. ओके, अब जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसको हम लोग दीवानी अरीज बोलते थे. सो द मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड दीवानी अरीज. द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट was known as Aris A
मुमालिक, अरीज मुमालिक कहा जाता था, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड होते थे। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इवन नाउ ऑल्सो वी हैव जनरल इन द आर्मी, all right, even we have admirals in the navy, all right, we have marshals in the air force, but still, who is the commander in chief? The commander in chief is the president. Yes guys, आप लोग को पता होगा हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, ही इज द प्रेसिडेंट। दैट इज वाई ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो हेड हैं अरीज मुमालिक, ये रिक्रूट तो करते थे सोल्जर्स को, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर भी करते थे। नाउ दिस गाय ही नॉट जस्ट यूज्ड टू रिक्रूट द सोल्जर्स, बट ही आल्सो यूज्ड टू एडमिनिस्टर द एंटायर मिलिट्री डिपार्टमेंट, बट ही वाज नॉट द कमांडर इन चीफ। द सुल्तान हिमसेल्फ वाज द कमांडर इन चीफ, ऑल राइट। And the military department, this was first set up by बलबन। तो सबसे पहले एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन के द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद उसको फर्दर इंप्रूव किया गया था। लेटर ऑन इट वाज फर्दर इंप्रूव्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, एंड who also had a strong army of near about 3 lakh soldiers। और दिल्ली सल्तनत में, इन दिल्ली सल्तनत, कैवलरी, घुड़सवार, all right, this horse fighters, they were also given a due importance, all right। And if you guys remember, during Alauddin Khilji's time, I told you guys that the branding of horses was also made. This was to ensure that the good breed of horses were used for फाइटिंग दी वॉर, जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे उनको युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो दैट इज व्हाई ही केम अप विद दिस सिस्टम। ही आल्सो ensured that the soldiers were paid in cash. The soldiers' salary was paid in cash. All right. Now there was one more department known as दीवानी रसालत। दीवानी रसालत जो था, ये धर्म से संबंधित डिपार्टमेंट था। इसको चीफ सदर जो थे, ये इसके हेड हुआ करते थे, और इनको कई ग्रांट्स, यानी कि कई इनको पैसे जो हैं वो दिए जाते थे सरकार के द्वारा, ये सुल्तान के द्वारा, सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, दे कैन मेंटेन देयर मॉस्क्यूज, टॉम्स एंड दी मदरसास। और इसके अलावा एक जुडिशियल डिपार्टमेंट भी होता था। अब जो जुडिशियल डिपार्टमेंट था, इसके हेड को या इसके मुखिया को चीफ काजी कहा जाता था। चीफ काजी वाज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, एंड द अदर जजेस वेर नोन एज काजीज। Now, in various parts of the Sultanate, in different provinces, these qazis were deployed. Now, what was the work? The work was basically to ensure that the Muslim personal law or this Sharia law was followed in the civil matter. जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स थे, उसमें ये मुस्लिम के नियमों का पालन किया जाए। ना व्हाट अबाउट द हिंदूज? हिंदुओं के लिए भी क्या सेम लॉ था? नो, दे वर गवर्न्ड बाय देयर ओन पर्सनल लॉज। जो हिंदू के अपने लॉज थे, दे वर गवर्न्ड बाय दोज लॉज, एंड इन केस देयर वाज एनी इश्यूज, देन द विलेज पंचायत यूज्ड टू टेक केयर ऑफ सच इश्यूज, ऑलराइट। And even the criminal laws were made on the rules and regulations which were made by the sultans. Sultans used to make the criminal laws, all right. And there was also another department, not very important, but just you guys should know about it. This department was known as Department of Correspondence, and this was known as Diwani Insha. So what was this department all about? This department used to ensure that there was a regular interaction between the rulers and the officials. So this was an official department. ये एक correspondence के लिए department use किया जाता था। Now let us have a look at the local administration. अब हम लोग local administration देखते हैं। So many times I was using this word provinces. बार बार मैं कह रहा था कि पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में कई provinces होती थी। So in this Delhi Sultanate, these provinces were known as Iqtas. Alright, generally these provinces were under the control of nobles, but the governor of such provinces were known as Muktis or Walis. And what was the work of these Muktis or Walis? The work was to maintain law and order and also to collect the land revenue. That means the taxes from the land. Further, these provinces were further divided into sheikhs.
as you guys can see over here, and next further division was Pargana. Now this Shik, what you see over here in provinces, this was under the control of Shikdar. For better understanding, you can consider Shiks to be districts and you can consider Pargana to be a tehsil. Tehsil. All right. So this tehsil or Pargana used to comprise of a number of villages. The head of a Pargana was Amil. और जो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसको वो तो ऑब्वियसली विलेज ही थी और जो विलेज का जो मुखिया होता था और इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज अ सरपंच ही वाज नॉन एज जनरली चौधरी और मुकद्दम ये वहां के हेडमैन को कहा जाता था और वहां का एक अकाउंटेंट भी होता था एंड इवन द सेम टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड नाउ आल्सो व्हिच इज नॉन एज पटवारी होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू नाउ लेट अस लुक एट द इकोनॉमी अंडर दी दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के अंडर में इकोनॉमी कैसे चलती थी उसको हम देखते हैं नाउ ऑब्वियसली द दिल्ली सुल्तान्स दे इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स इन दी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लैंड अगर मैं जमीन की बात करूं सो द लैंड वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट categories. So one of them was Ikta land. What was this Ikta land? This land was generally given to officials as salary. So sometimes the officials were not given salary in cash. Instead, they were given Ikta land. So this was a kind of salary given to the officials. All right. Now, what is this Khalisa land? This is basically the land which was under the direct control of the सुल्तान ये वो लैंड था जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में था और यहां से जो भी रेवेन्यू निकलता था वट एवर रेवेन्यू यूज टू कम फ्रॉम हियर दिस वॉज जस्ट यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट और द रॉयल हाउस होल्ड all right so whatever was the fort of the sultan for whatever was the place where the sultan used to reside for the maintenance of that royal court royal household this land was used and one more land was inam land generally if any religious leader or any religious institutions will come for the development of mosque or madrasa so that time such land was given as a grant ये उन लोगों को जमीन दे दी जाती थी नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लैंड जनरली आइदर 1/3 ऑफ द लैंड प्रोडक्शन जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था was paid as taxes in some of the cases even 50% of the produce was also paid as tax कभी कभी ऐसा भी होता था so obviously it is quite true that the peasants or the farmers were leading a hand to mouth living मतलब जो थोड़ा बहुत कमाते थे उनके मुंह में जाता था उनके पास सेविंग्स या बचता कुछ भी नहीं था टू एड ऑन टू दैट वेरियस फेमीन्स या जो भी उस समय महामारी फैलती थी these used to make their lives more miserable hope this makes sense but there were many sultans which we have already talked also like Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq who took many steps to provide to improve the agricultural production improve करने के लिए कई steps लिए गए such as by providing irrigation facilities and by providing takawi loans ये आप लोगों को याद होगा हमने तकावी लोन्स की बात की थी so that the farmers can take loan and they can purchase seeds and they can work on their farmland and even they used to encourage the farmers that please cultivate superior crops such as wheat instead of barley all right and even horticulture was also promoted by Firoz Shah Tughlaq and if you guys remember Muhammad bin Tughlaq he even created a separate agricultural department Diwani Kohi which we had already looked upon in the previous videos अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से
ग्रो कर रहा था. अर्बनाइजेशन मीन्स दैट मोर एंड मोर पीपल used to stay in the city areas, not in the village areas. So this is what was happening in the Delhi Sultanate. And so many cities and towns were grown during this period. Important cities such as Lahore, Multan, Baruch, Daulatabad, Delhi, जौनपुर, these were made during the Delhi Sultanate time. ये सब दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बनी थी. Obviously, Delhi was the largest city and most important one also, because from here the Sultan generally used to rule. A lot of trade and commerce used to grow, as was mentioned by many writers. But again, we have to be extremely careful, because we all know that such writers will generally not write anything against the Sultan. All right. And many things used to get exported also from India to the Persian Gulf, to the Western Asia, to even to the South Asian, Eastern Asian countries. And जनरली दिस ओवरसीज ट्रेड, वट एवर, ये जो हमारे देश से दूर दराज में जो भी ट्रेडिंग होती थी, दिस यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ मुल्तानीस और एंड अफगान मुस्लिम्स. और जो हमारे देश के अंदर का जो ट्रेड था, जनरली दी इनलैंड ट्रेड, दिस वाज जनरली डोमिनेटेड बाय द गुजराती मारवाड़ी पीपल्स. These merchants, they used to dominate the inland trades, and Muslim Bohra merchants, they used to be very powerful for this inland trading that used to take place. Lot of roads were constructed for smooth transportation and communication. Generally, the best roads were near the सुल्तान रीजन, जहाँ पे सुल्तान रहते थे उसके आसपास के एरियाज में बेहतरीन रोड्स बनाई जाती थी, एंड दे वर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑल्सो. एंड सराइस या रेस्ट हाउसेस भी बनाए जाते थे हाईवेज में फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर. सो दैट मीन्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाज वेरी गुड एट दैट टाइम. And even cotton, textile, silk industries, this also flourished. सेरिकल्चर भी उस समय एक लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो दैट स्लोली gradually India was less dependent on other countries for importing रॉ सिल्क. तो धीरे धीरे सेरिकल्चर की मदद से हम लोगों ने खुद ही सिल्क को हमारे खुद के ही देश में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. पेपर इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो होने लग गई थी फ्रॉम 14th एंड 15th सेंचुरी. लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट, कारपेट बनाना, ये सब की भी डिमांड बढ़ रही थी. दीज ऑल्सो इंडस्ट्रीज वेयर फ्लोरिशिंग. And as we have already seen long back, that there used to be karkhanas or godowns where the goods used to be kept, and so that the prices were controlled, ताकि उनके जो दाम थे वो मैनेज किए जा सकें during the time of shortage. All right. And many costly articles were also used to be made, gold, silver, और अनेक articles बनाए जाते थे. All right. So it's quite obvious that everything was going fine. सुल्तान के साथ साथ जो नोबल्स थे वो भी बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे और उनको काफी ज्यादा पैसे भी दिए जाते थे, बहुत रिच थे वो. एंड एज वी ऑल्सो सॉ, ये कॉइनेज का जो सिस्टम था वो दिल्ली सल्तनत में भी चला आ रहा था. कई तरीके के सिल्वर टाकास भी इल्तुतमिश के द्वारा इशू किए गए थे. और जनरली ये डिवीजन है कॉइन्स का, दैट लाइक इफ आई से 1 rupee इज डिवाइडेड इनटू 100 पैसा, सो इन दैट वे एक जो सिल्वर टांका था वो 48 जितल्स में डिवाइडेड था जैसे खिलजीज के रूल में, और 50 जितल्स में डिवाइडेड था तुगलक के रूल में. नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट नॉर्मल आइडिया. अब जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी थे, सो दिस अलाउद्दीन खिलजी, व्हेन ही had many victories in South India, so obviously he plundered a lot of wealth from the by plundering the temples and all. So that is why he also introduced dinars or gold coins, because he got a lot of money. Copper coins were less, as we saw that experiment was done by Muhammad bin Tughlaq, but then it was a failed experiment because his experiments were far ahead of his time. All right. So this experiment of token currency was also done, but that was not very successful. And the coins were minted. That means ये जो सिक्के बनाए जाते थे लगभग 8 अलग-अलग जगहों पे बनाए जाते थे. We need not to remember those places. All right. So almost 25 varieties of gold coins were issued by him. Again, not very very important. Now let us have a look at the social life. Now if I talk about the social life, first let's talk from the
Hindus. So there was not much change in the structure. आज भी वो, उस समय भी वो वर्ण सिस्टम, वो जाति प्रथा सब कुछ थी. Brahmins were on the top in the society. The position of women was not good. Sati was still practiced. सती सिस्टम तब भी था. और महिलाओं को छुपाकर घर के अंदर ज्यादातर रखा जाता था. एंड पर्दा सिस्टम ऑल्सो बिकेम अ वेरी कॉमन थिंग. एंड जनरली व्हाट हैपेंड वाज, दिस पर्दा सिस्टम केम फ्रॉम अरब एंड तर्क तुर्की. ये अरब और तुर्क एरियाज से ये पर्दा सिस्टम भारत में आता है. एंड दिस वाज नॉट जस्ट देयर इन दी मुस्लिम्स, इवन जो हिंदुओं के अपर कास्ट थे उसमें भी ये पर्दा सिस्टम, चेहरे को ढकने की परंपरा शुरू हो गई थी. All right. And it is not like that there was this division just happening in the Hindus also. Now, if you look at Turks or Irani people or Afghani people or Indian Muslims, all of them were developing and growing exclusively. ये अलग अलग अपने अपने इनकी ग्रुप्स ग्रो कर रहे थे. एंड जनरली देयर वर नो इंटर मैरिजेस अमंग दीज ग्रुप्स. इनमें आपस में भी कोई शादियां नहीं होती थी. And let's say if an Hindu used to get converted into Islam or into Muslim, so from a lower caste, so then they were also not given equal respect. All right. And generally this noble position, ये जो noble की position थी, this was generally for Muslims. Very rarely any Hindu noble was given a high position in the government. And this very very important thing, ये जो Hindus थे इनको zimmis कंसिडर किया जाता था. जिम्मीज मतलब प्रोटेक्टेड पीपल, कि इनकी रक्षा की जा रही है इस्लाम की इस सल्तनत के अंडर में. सो दैट इज व्हाई दे वर आस्क्ड टू पे अ टैक्स नोन एज जजिया. सो दिस जजिया टैक्स वाज अ टैक्स व्हिच वाज imposed on Hindus because they were being protected. So initially this jizya tax was collected as a part of land tax. So whatever land revenue was taken, so a part of it was jizya. बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, later on फिरोज शाह तुगलक, he separated jizya tax from the land revenue and this started getting collected as a separate tax. इसको एक अलग टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाने लगा. Sometimes Brahmins or the upper caste were exempted from paying jizya, but that was at times this used to happen. Now let us have a look at the art and architecture. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अब हम बात करेंगे. ये मोहम्मद शाह का मकबरा है. दिस इज द टॉम ऑफ मोहम्मद शाह. एंड दिस ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, दिस इज कुतुब मीनार. दिस बिल्डिंग व्हाट यू सी ओवर हियर, दिस इज अलाई दरवाजा. ऑलराइट, दिस विच वाज मेड लेटर ऑन. तो अब इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर की थोड़ी सी हम बात करते हैं. सो ये जो दिल्ली सल्तनत पीरियड का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा अलग है इंडियन स्टाइल से. ठीक है. ये जो टर्क्स थे इन्होंने आर्चेस, डोम्स जो बड़े बड़े बनाते थे, इनके टावर्स बड़े बड़े होते थे, मीनार जिसको हम कहते हैं. सो इनको एक अलग ही तरीके से ये डेकोरेट किया करते थे. ऑब्वियसली दे यूज्ड द स्किल्स ऑफ इंडियन स्टोन कटर्स. इन्होंने इंडियन स्टोन कटर्स के ही हाथों से ये सारे काम करवाए थे. बट दे ऑल्सो यूज्ड देयर स्टाइल ऑफ यूजिंग मार्बल्स, रेड एंड येलो सैंडस्टोन्स टू have their own architectural buildings. शुरुआत में तो initially they converted many temples by demolishing them and converting them into mosques. शुरुआत में तो उन्होंने कई मंदिरों को demolish करके उसी से मस्जिद बनाए. Like for an example, Quwwat ul Islam mosque, which is near Qutub Minar, this was built by using the materials by destroying many Hindus and Jain temples. All right. So later on, but they constructed many new structures also. Like for example, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था. एंड लेटर ऑन इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. सो ऑलवेज रिमेंबर कि कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. एंड दिस 71 मीटर टावर, ओके, दिस वाज dedicated to Sufi saint Kutubuddin Bakhtiar. All right. So later on एक entrance जिसको मैंने आपको अलाई दरवाजा भी दिखाया था, this was made by Alauddin Khilji. All right. So इसके अलावा भी lot of things happened. Like for example, घियासुद्दीन तुगलक का एक हाई प्लेटफॉर्म पर टॉम बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा.
Then Tughlakabad was a place which was made during the time of Ghiyasuddin Tughlaq, and कोटला फोर्ट दिल्ली में बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के। तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगा भी ये सब। आई विल शो यू गाइस ऑल दीज थिंग्स। दी लोधी गार्डन इन दिल्ली वाज आल्सो मेड अंडर दिस लोधी डायनेस्टी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ घियासुद्दीन तुगलक का टॉम, कोटला फोर्ट और लोधी गार्डन। So this is the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq. As you guys can see, this is on an elevated surface. ये एक ऊंचाई हाइट पर एग्जिस्ट कर रहा है। So this is the कोटला फोर्ट, ये कोटला फोर्ट है दिल्ली का। एंड दिस इज द लोधी गार्डन। So these were many architectural buildings made during the Delhi Sultanate. A lot more were made. I just showed you guys some of them. So now let us have a look at the music under this Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के अंदर में हम थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में भी समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो यहां पर आएगा वो आएगा अमीर खुसराऊ का, और बाद में हम लोग भक्ति मूवमेंट में भी इसको और डिटेल में देखेंगे। इन्होंने कई राग भी बनाए थे जैसे घोड़ा, सनम, और कई नए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार का इन्वेंशन अमीर खसराऊ को ही दिया जाता है। इसके अलावा सारंगी और रबाब भी उसी समय इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो चलिए एक काम करते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मैं आप लोगों को सितार, सारंगी और रबाब दिखा देता हूँ। तो ये है सितार, ये है सारंगी, और ये है रबाब। दिस इज रबाब, दिस इज सारंगी, एंड दिस इज सितार। तो म्यूजिक के फील्ड में भी, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, देयर वॉज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस। नाउ लास्टली लेट अस हैव अ लुक एट द लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या चीजें हुई। सो एज इन द पास्ट ऑल्सो आई टोल्ड यू गाइस कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज अ लॉट ऑफ learnings and literature, and obviously they had love for Arabic and Persian literature. A lot of men from Persia came over here, and they got a lot of encouragement from the rulers. All right, and these are the name of some famous historians of that time, like Hassan Nizami, Minhaj, Minhaj Utsiraj, Ziauddin Barani, again very important. All right, Sham Safif। तो ये उनकी कुछ जनरल हिस्ट्री की कुछ उनके लिखा हुआ है, जैसे तुगलक डायनेस्टी में की इतिहास के बारे में आपको तखरीकी फिरोज शाही इसमें मेंशन किया गया है। तो दिस इज जनरली समथिंग दैट यू गाइस कैन रीड, 2 से 3 बार आप पढ़ लें, सो यू गाइस विल बी एबल टू रिमेंबर दैट। सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस जो एक उस समय पर्शियन राइटर थे अमीर खसराऊ, याद होगा सितार के इन्वेंशन को भी इन्हीं को बोला जाता है। ही ऑल्सो रोट नंबर ऑफ पोएम्स ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, पर्शियन पोइट्री को इंडियन स्टाइल में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। सो मैनी थिंग्स हैपेंड, एंड ही ऑल्सो हैड अ फेमस वर्क ऑफ तुगलकनामा विच यूज्ड टू डील विद द राइज ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, जो उससे डील करता था। एंड अगेन नॉट वेरी वेरी, इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको 2 से 3 बार पढ़नी पड़ी, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, फिर भी मैं जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो गुजराती लैंग्वेज है, वन थिंग दैट दिस गुजराती लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, दिस डेवलप्ड ड्यूरिंग दी भक्ति कल्चर। So when we'll study this bhakti culture, that time these languages got emerged out. All right. So both of them were working or functioning, this Sanskrit and Persian, under this Delhi Sultanate. All right. कई संस्कृत स्टोरीज को पर्शियंस में भी ट्रांसलेट किया जाता था, जैसे जिया नक्शाबी ने पहली बार ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तूतू नामा, या दिस इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ द पैरट। Now, this was translated not just into Turkish but into many European languages also. So, this was something very important about that. So, Al-Biruni की एक किताब, किताबुल हिंद, this is very very important. All right. So, and Chand Baradi, this was a famous Hindi poet थे जो उस समय के काफी important poet थे। So this was something about this chapter. Now in the next chapter, we'll talk about
दी भक्ति मूवमेंट। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने में। अभी आप देख सकते हैं लगभग आधे घंटे का ये वीडियो था, और प्रेजेंटेशन बनाने में भी वक्त लगता है। फिर मुझे इस पे थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है, रिवाइज भी करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, वेन एवर यू गाइज वॉच दी वीडियोस, प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन। ये वीडियो की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा, and once the ranking of the video is improved, we will be able to reach out to more and more students who otherwise are unable to afford coaching due to any reason. All right, so together we can make this difference. And do subscribe to this channel in case if you have not done this before. All right, thank you everybody for watching. God bless you.